हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का मैराथन सेशन। ये आपका ईवीएस का मैराथन सेशन का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो आपको ईवीएस में सिर्फ 30 में से 30 मार्क्स लाने के लिए सिर्फ ईवीएस के 2 मैराथन सेशंस मेरे देखने होंगे, एक जो मैंने कल सेंड किया था और एक जो मैं आज कराने वाली हूँ। ओके, ये बस आप 2 मैराथन सेशंस कर लेंगे, आप सीटेट में 30 में से 30 मार्क्स जो है इजीली लेके आ सकते हैं। ओके, क्योंकि जो भी टॉपिक्स में यहाँ पे कराने वाले उसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, बार बार वही टॉपिक जो है वो रिपीट होते हैं, तो आपको इसी टॉपिक पे ध्यान देना है। ओके, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं उसको भी लिखा हुआ है, तो वो भी आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है पार्ट 2 का मैराथन जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे स्नैक्स से। ठीक है, तो जो स्नैक्स होते हैं वो आपको पता ही है। ओके, सांप के बारे में पता ही है आप लोगों को। 4 प्रकार के सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्नैक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डॉफ होते हैं, मतलब कि बहरे होते हैं, और वो किसी भी चीज़ को फील करते हैं तो किसके माध्यम से फील करते हैं, वाइब्रेशन के माध्यम से फील करते हैं। ओके, वाइब्रेशन होता है, हमें लगता है कि उसे सुनाई दे रहा है। और जो बीन सुनाई देता है ना, उसको जो बीन बजा बजा के सांप लोग ऊपर ऊपर नाचते हैं, तो वो भी बीन की आवाज़ से नहीं नाचते हैं, वो बीन में से जो आवाज़ निकलती है उसका जो वाइब्रेशन होता है उसके हिसाब से वो नाचते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप्स के सांप जो होते हैं वही पॉइजन्स वाले होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो कौन से 4 प्रकार के सांप हैं? एक है कोबरा, एक है कॉमन क्रेट, एक है रसल वाइपर जिसे बोलते हैं डिबोइया, और एक होता है सॉ स्केल्ड वाइपर जिसको बोलते हैं अफई। ओके, तो ये 4 प्रकार के जो सांप हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं। अगर तुरंत समय पर दवाई नहीं मिले तो जान भी जा सकती है। ये चारों को छोड़कर हमें किसी भी सांप से इतने डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा जहरीले नहीं होते। हम लोग की जो डेथ होती है वो मोस्टली डरने के वजह से ही हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो स्नैक्स होते हैं ना उसके 2 हॉलो टीथ होते हैं, 2 टीथ होते हैं, और वही टीथ क्या करते हैं, हमारे बॉडी में पॉइजन्स एंटर करते हैं। राइट, अगर वो दांत हमारे किसी भी बॉडी पे दोनों डंक उन्होंने मार दिया तो उसी दांतों के थ्रू क्या करते हैं, वो जहर को पास करते हैं हमारे बॉडी में। ओके, इसके बाद जो स्नैक सांपों के काटने से जो मेडिसिन बनाया जाता है वो भी स्नैक के थ्रू ही बनाया जाता है। राइट, स्नैक का जो जहर होता है उससे ही उसका दवाई जो है वो बनाई जाती है, और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल होती है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। तो अगर किसी को भी सांप काटता है तो आपको उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना है। ठीक है, स्नैक चार्मर्स की स्टोरी है यहाँ पे। सपेराज आर ऑल्सो कॉल्ड कालबेलियाज। जो सपेराज होते हैं उसे कालबेलियाज भी कहा जाता है। ओके, द स्नैक चार्मर्स रिकॉग्नाइज्ड अ स्नैक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क। जो भी सब सांप पकड़ने वाले जो होते हैं, जिसे हम सपेरा कहते हैं, कालबेलियाज जो होते हैं, वो सांपों को कैसे, मतलब सांपों का जो दांत होता है कैसे समझ पाते हैं कि इंसान को सांप नहीं काटा है, क्योंकि जो उसके डंक होते हैं, जो 2 डंक मारते हैं ना सांप, उससे ही पता चल जाता है कि हाँ भाई सांप ने काटा है। ठीक है, इसके बाद जो स्नैक चार्मर्स होते हैं ना, कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। जो सपेरा होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों में से बहुत सारे प्लांट्स लेके आते हैं और उससे क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, एक प्रकार का डिज़ाइन होता है जिसे कहा जाता है नाग गुम्फन। ठीक है, नाग गुम्फन जो होता है एक प्रकार का डिज़ाइन होता है जो कि रंगोली में बनाया जाता है, इसके बाद एम्ब्रॉयडरी में बनाया जाता है। ओके, और डेकोरेशन करने के लिए भी नाग गुम्फन जो डिज़ाइन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और मोस्टली कहाँ किया जाता है, सौराष्ट्र में किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, और साउथ इंडिया में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है, जो स्नैक्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, फील्ड में जो खेत में जो भी चूहे होते हैं उसको खा लेते हैं और वो
क्रॉप्स को बचाते हैं, जो भी हमारी फसल है उसको बचाते हैं, किससे? चूहे से। ओके, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मैराथन सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्लोथ वाला। अब स्लोथ के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा स्लोथ का जो टॉपिक है वो रिपीट होता ही रहता है, तो आपको पढ़ के ही जाना होगा। ओके, और स्लोथ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस ये आते हैं कि स्लोथ के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर स्लोथ के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका पता आप कब लगा पाएंगे? जब आपको स्लोथ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, राइट। तो चलिए इन्फॉर्मेशन पता करते हैं स्लोथ के बारे में। तो जो ये स्लोथ होता है ना, थोड़ा थोड़ा भालू की तरह दिखता है, बट ये भालू नहीं होता है, ये होता है स्लोथ। ये जो होता है ना, वो 17 घंटा अपना पूरा दिन सोने में बिता देता है। 17 आवर्स, कितना घंटा सोता है ये? 17 घंटा सोता रहता है। और कैसा सोएगा? ट्री में उल्टा लटक कर, जैसे चमगादड़ सोती है ना, वैसा ही ये स्लोथ भी उल्टा लटक कर सोता है। ओके, और जिस ट्री में वो सोता है उसी ट्रीज के सारे लीव्स वगैरह जो पत्ते होते हैं, सारे पत्तों को वो खा जाता है। ओके, और उसको इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जब वो सारे लीव्स को, उस पेड़ के सारे पत्तियों को खा जाता है, तब वो दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। ओके, इसके बाद स्लोथ जो है ना, उसकी जो लाइफ है वो 40 साल की होती है। मतलब स्लोथ जो है वो 40 साल तक जीता है। ओके, और अपने पूरे 40 साल में वो 8 ट्रीज़ को चेंज करता है। कितने ट्रीज़ को चेंज करता है? 8 ट्रीज़ को चेंज करता है। मतलब 40 साल की ज़िंदगी में वो 8 ट्रीज़ को चेंज करता है। ओके, और वो वंस इन अ वीक, मतलब हफ्ते में एक ही बार नीचे आता है, थोड़ा सा आराम करने के लिए, अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए नीचे आता है, और उसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ जाता है। तो ये रही स्लोथ की स्टोरी। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि स्लोथ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही है में मतलब सब कुछ गलत ही दिया रहेगा, ABCD, उसमें से एक सही दिया रहेगा, वही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जब आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता रहेगा। तो स्लोथ जो होता है वो भालू की तरह दिखता है, बट भालू नहीं होता है। वो 17 घंटा सोता है, जिस पेड़ पे सोता है उस पेड़ के सारे पत्तियाँ खा जाता है। 40 साल की इसकी उम्र होती है। 40 साल में 8 ट्रीज़ को वो चेंज करता है। ठीक है, हफ्ते में एक बार नीचे आता है आराम करने के लिए, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अबाउट स्लीप। स्लीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से जानवर कितने कितने घंटे सोते हैं। तो जो लिजर्ड होती है ना, वो लॉन्ग डीप स्लीप पे चले जाती है। मतलब विंटर के सीज़न में ये जो लिजर्ड है वो गायब हो जाती है, नहीं देखने को मिलेगी हम लोगों को। 6 महीने के लिए सोने चली जाती है, समर वैकेशन में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, जो काऊ होती हैं, जो गाय है वो 4 घंटा सोती है। जो पाइथन है वो 18 घंटा सोता है। जो जिराफ है वो 2 घंटा सोता है। सोचो, जिराफ जो है सबसे लंबा जानवर है, ये इतनी ऊंची इसकी गर्दन होती है, और सिर्फ 2 घंटा ये सोता है। और खाता क्या है? सिर्फ घास फूस खाता है, प्योर वेजिटेरियन है, राइट। तो आप लोग भी घास फूस खाएंगे तो आप लोग भी जिराफ की तरह 2-3 घंटा ही सोओगे। नेक्स्ट जो है कैट के बारे में बात करें, तो जो कैट है वो 12 घंटा सोती है, 12 घंटा जगती है, बराबर हिसाब है इसका। ओके, तो ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइगर के बारे में। तो जो टाइगर है, टाइगर जो है वो ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में, हम लोग के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख लेता है रात में। ओके, मतलब कि जो चीज़, अगर हम इंसान हैं तो हमें 1 किलोमीटर तक हम देख पा रहे हैं, तो जो टाइगर है वो 6 मीटर तक देख पाएगा। हम 1 मीटर तक देख रहे हैं तो टाइगर जो है वो 6 मीटर तक। अगर हम 2 मीटर तक देख रहे हैं तो जो टाइगर है वो कितना देखेगा? 12 मीटर तक देख पाएगा। ओके, तो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख पाता है। टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं, मतलब जो मूछें होती है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होने की वजह से उसे पता चल जाता है वाइब्रेशन, पत्ते का वाइब्रेशन हुआ है या कोई शिकार आजू बाजू में आया हुआ है। घोर अंधेरे में भी इस जो उसके विस्कर्स हैं, जो मूछें हैं, इस बात का पता लगा लेती है वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है, जो पत्ता गिरेगा
तो ये पत्ते की हलचल है कि एनिमल के आने की हलचल है, ये इसके मूँछों को पता चल जाता है। ओके। टाइगर जो है ना, उसकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है ना बहुत ज़्यादा, मतलब सुनने की जो क्षमता है उसकी बहुत ज़्यादा शार्प है। ओके, दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो इतनी ज़्यादा शार्प है उसकी सुनने की क्षमता, जिसके वजह से लीव्स के गिरने की आवाज़ है या एनिमल्स की आवाज़ है वो उसे पता चल जाता है। ठीक है। जो टाइगर है उसके जो ईयर्स है ना वो पूरे टाइम मूव होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। समझ लो ये कान है उसके, तो कभी यहाँ पे जाएगा, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, पूरा टाइम जो कान है उसके घूमते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कान है उसको हेल्प करते हैं आवाज़ को पकड़ने के लिए कि जो आवाज़ है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। तो इसके वजह से आवाज़ का डायरेक्शन पता करने के लिए जो टाइगर है उसके जो कान है वो हमेशा मूव होते रहते हैं। ओके। इसके बाद इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल, इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर। तो जो टाइगर होते हैं वो क्या करते हैं, दहाड़ते हैं, और उनकी दहाड़ की जो आवाज़ है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है और बार बार एग्ज़ाम में आता है। ओके। इसके बाद जो टाइगर्स होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। तो जब गुस्सा होते हैं तब अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जब अपने टाइग्रेस को बुलाना होता है तो वो अलग प्रकार का आवाज़ निकालते हैं, जब वो खुश होते हैं तब भी अलग प्रकार का आवाज़ निकालते हैं। तो ये रहा टाइग्रेस के बारे में। ठीक है। तो इसमें भी यही क्वेश्चन आता है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। तो टाइग्रेस के बारे में हमसे ये 6 गुण ज़्यादा देख सकता है, उसकी दहाड़ता भी है टाइगर, उसकी दहाड़ने की आवाज़ 3 किलोमीटर तक आती है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालेगा, गुस्से के लिए अलग, खुशी के लिए अलग, अगर अपने लाइफ पार्टनर को बुलाना है तो उसके लिए अलग। जो उसके मूछें होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो उसके मूछें जो है वाइब्रेशन का पता लगा लेती है कि ये किसकी हलचल की आवाज़ है, पत्ते के गिरने की आवाज़ है या फिर किसी एनिमल के आने की आवाज़ है। ओके। टाइगर जो है ना सबसे मोस्ट अलर्ट एनिमल है, बहुत अलर्ट एनिमल है ये। ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। जो एलिफेंट है ना उसको उसके टस्क के लिए मारा जाता है। ठीक है। एलिफेंट के जो दांत होते हैं, एलिफेंट को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, फिर उससे वो अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाते हैं और बाज़ारों में लाखों करोड़ों में बेचते हैं। इसके बाद जो गेंडा स्वामी है, गेंडा को ना उसके हॉर्न के लिए मारा जाता है, मतलब जो उसकी सींग होती है उसके लिए उसको मारा जाता है। ठीक है। जो टाइगर है, क्रोकोडाइल है, जो स्नेक है, उसको उसकी चमड़ी के लिए मारा जाता है। ठीक है। उनकी चमड़ी जो है ना मार्केट में करोड़ों के भाव बिकती है। अब बहुत सारे लोग जो है लेदर का सामान इस्तेमाल करना उन्हें पसंद है, जैसा लेदर का बेल्ट यूज़ करेंगे, लेदर का वॉलेट यूज़ करते हैं, लेदर का चप्पल इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा सामान जो है ना इन लोगों की स्किन से ही निकाल के इन्हें मार के फिर इनकी स्किन से बनाया जाता है। ठीक है। तो हम हमारे स्वार्थ के लिए देखिए कितने मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। तो आज से आप लोग कसम खा लीजिए कि हमें लेदर का किसी भी प्रकार का सामान जो है इस्तेमाल नहीं करना है। फिर जो मस्क डियर होता है ना उसको उसके मस्क के लिए मारा जाता है। ठीक है। और उसके मस्क से ही क्या बनता है, सेंट बनाया जाता है। तो सिर्फ छोटे से सेंट बनाने के लिए एक मस्क डियर को मार दिया जाता है। ठीक है। ये जो मस्क होता है ना वो डियर के गले में होता है, तो गला काट के निकालना पड़ता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। ठीक है। तो ये हो गया सारा इम्पॉर्टेंट बातें। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी बार बार एग्ज़ाम में आया हुआ है तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, जितने भी छोटे मोटे जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनको 6 पैर होते हैं। बट ऐसा कौन सा कीड़ा है या मकोड़ा है उसको 8 पैर होते हैं? तो जो मकड़ी होती है, मकड़ी, उसको 8 पैर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, जैसे चींटी हो गई, मच्छर हो गए, मक्खियाँ हो गई, तो उनके 6 पैर ही होते हैं। ठीक है। बट जो मकड़ी है ना उसको 8 पैर होते हैं। ठीक है।
इसके बाद मकड़ी का जो जाला होता है ना, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओके, मतलब कौन से प्रोटीन से वो बना होता है? तो इसका नाम है फैब्रोइन। फैब्रोइन से बना होता है, ठीक है। तो जो मकड़ी का जाला है ना, उसमें जाला बनाने में कौन से प्रोटीन का इस्तेमाल हुआ है? फैब्रोइन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसके बाद ताजमहल जो है वो येलो कलर का होता जा रहा है, इसके पीछे किसका राज है? सल्फर डाइऑक्साइड का राज है, ठीक है। SO2, मतलब कि जो अम्लीय वर्षा हो रही है तो अम्लीय वर्षा में SO2 की मात्रा ज़्यादा होता है, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो ताजमहल है वो हमारा येलो पड़ता जा रहा है। इसके बाद ये लाफिंग गैस तो नहीं आता है क्योंकि बहुत पुराना है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, पहले बहुत आया करते थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक बार भी देखने को नहीं मिला है, बट ऑफलाइन में बहुत बार देखने को मिला है। तो आप एक बार नज़र डाल लेंगे तो आपको कम से कम याद रहेगा, ठीक है। तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। हीलियम क्या है? तो हीलियम जो है ना बहुत हल्की गैस है, और आपने देखा होगा बलून में जो गैस भरी जाती है ना, वो हीलियम गैस ही होती है, ठीक है। बहुत हल्की गैस, ऐसा क्वेश्चन आया है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए हीलियम जो है सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आया है बट अब नहीं आएगा शायद से, ऑफलाइन में पहले आया करता था। सिगरेट में कौन सा गैस पाया जाता है? तो सिगरेट जो है, सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। कौन सी गैस पाया जाता है? सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पुष्कर मेला है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। पुष्कर मेला किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? कैमल के लिए फ़ेमस है। कहाँ लगता है ये भाई साहब? अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, मतलब कि जो सेकंड वाली लेयर है ना, समताप मंडल, ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है समताप मंडल, इसमें पाया जाता है ओजोन लेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। द मेन लेयर नियर द सरफेस, जो हमारा सरफेस सबसे पहला वाला जो लेयर होता है उसका नाम क्या है? तो ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में कहा जाता है शोभ मंडल, ठीक है। क्या कहा जाता है? शोभ मंडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, एक है मिनामाटा डिजीज़, एक डिजीज़ है ये मिनामाटा डिजीज़। तो किस चीज़ के लिए, किससे फैलता है? तो ये फैलता है पॉल्यूशन से, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहेगा तो मिनामाटा डिजीज़ होता है, ओके। जो प्लेग बीमारी है वो कैसी बीमारी है? ओके, वायरस से फैलती है या कैसी बीमारी है? ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो प्लेग क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से फैलते हैं, ठीक है। ये बहुत पहले पूछा जाता था, अब आई डोंट थिंक सो पूछेंगे, बट एक बार नज़र डालने में क्या ही जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ईवीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनियन, पोटैटो एंड जिंजर ये क्या है? ओके, ऑनियन, पोटैटो एंड जिंजर ये क्या है? रूट्स होते हैं या स्टेम होता है या फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर होते हैं? तो ये क्या होते हैं? स्टेम होते हैं, ठीक है। ऑनियन, पोटैटो एंड जिंजर, ऑनियन, पोटैटो एंड जिंजर क्या होते हैं? स्टेम होते हैं। इसके बाद हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, तो ये किसने फाइंड आउट किया था? डिस्कवर किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। इस सारे क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ज़्यादातर उसी के थ्रू पूछे जाते हैं, जो मैंने पहले आप लोग को बताया स्लोथ के बारे में, ये सारे ही पूछे जाते हैं। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि जो बोतल होती है ना उसको अच्छे से सुखाया जाता है, उसके बाद उसमें अचार भरा जाता है, तो सबसे पहले अच्छे से धूप में क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि उसमें कोई भी अगर मॉइस्चर है ना तो उसमें मॉइस्चर ना रहे, ठीक है। अगर इसके अंदर जो बॉटल है उसके अंदर किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत भी पानी है तो वो पानी सूख जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रहा और उसमें अचार डाल दिया गया तो फिर वो अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा, ओके। तो ये है इसकी बात, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो मकड़ी है वो किस प्रकार का प्राणी है? ओके, मतलब जानवर है, कीटाणु है या वो है
छोटे मोटे कीट मकोड़े। तो जो मकड़ी है ना वो सामाजिक वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है, उसे अकेला रहना पसंद है, ठीक है। तो मकड़ी को आपने देखा होगा कभी भी वो झुंड में नहीं रहती है। इसका जो जाला होता है ऐसा ऐसा राउंड 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 राउंड, उसके बीच में ये अकेले ही इंजॉय करती है, क्योंकि मकड़ी को सबके साथ में रहना पसंद नहीं है, तो वो सामाजिक वर्ग में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि आपने चींटी और मधुमक्खी को देखा होगा तो वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करती है, तो वो सामाजिक वर्ग में आती है। तो ये क्वेश्चन आया था, जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था तो बहुत लोगों ने रॉन्ग किया था, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सामाजिक वर्ग का मतलब होता है कि जो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो चींटी और जो मधुमक्खियाँ हैं वो ग्रुप में रहती हैं। चलो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। 360 डिग्री गर्दन कौन घुमाता है? 360 डिग्री गर्दन कौन घुमाता है? उल्लू घुमाता है। कौन घुमाता है? उल्लू। झटके से गर्दन कौन घुमाता है? झटके से गर्दन कौन घुमाता है? झटके से गर्दन मैना घुमाती है। कौन घुमाता है? मैना। बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बहुत सारे लोग इसमें गलत कर देते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने जैसा है कि आपका एक भी मार्क जो है वो कट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस बात का पूरा ध्यान रख रही हूँ कि एक भी टॉपिक कहीं से भी आपका मिस ना हो। बस आप ये वीडियो देखिए और 30 का 30 मार्क्स जो है आपका फिक्स हो जाए, ठीक है। तो रोनाल्ड रस्क कौन थे? रोनाल्ड रस्क। जो रोनाल्ड रस्क थे ना वो मलेरिया के फाउंडर थे, उन्होंने ही मलेरिया की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मलेरिया की खोज किसने की थी? तो मलेरिया की खोज जो है रोनाल्ड रस्क ने की थी। और पहले के टाइम पे जो मलेरिया की बीमारी है उसका जो उपचार किया जाता था तो वो चिंचोना ट्री जो है उसके छाल से किया जाता था, ठीक है। जो सिंचोना ट्री है, सिंचोना ट्री, उसके छाल से मलेरिया का जो बुखार होता था उसका ट्रीटमेंट होता था। और जो मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। अब कौन सा मच्छर? फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटोज, ठीक है। तो जो फीमेल जो मादा मच्छर होता है उसके काटने से ही जो मलेरिया है वो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आयरन कैन फाउंड इन, जो आयरन होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये याद रखिए, गुड़ में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो भी हरी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है आयरन। तो अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो आप गुड़ खाएं, खाना खाने के बाद तुरंत गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए और हरी हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए आयरन के लिए, ओके। इसके बाद ये डेड सी के बारे में तो ऑनलाइन में एक भी क्वेश्चन नहीं है, पर ऑफलाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। डेड सी क्या है? एक प्रकार की सी होती है जिसमें इंसान डूबता नहीं, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और नमक की मात्रा कितनी होती है? 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। 1 लीटर पानी आपने लिया मतलब कि 300 ग्राम नमक निकलेगा उसमें से, ठीक है। अलगी क्या है? अलगी क्या है बताइए? जो हम लोग बारिश के मौसम में जो ग्रीन 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 देखा होगा आप लोगों ने, सब जगह लग जाता है, जैसे हम बोलते हैं काई, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? प्लांट है जो कि रेनी सीजन में होता है, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है अलगी, और हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि काई लग गया है, ठीक है। कुडुक भाषा कहाँ की भाषा है? तो कुडुक भाषा जो है वो झारखंड की एक आदिवासियों लोग की भाषा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कुडुक भाषा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कुडुक भाषा का जो इस्तेमाल है वो झारखंड में करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के नेबरिंग स्टेट बताओ, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। इसके लिए आपको पूरा मैप पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो डव एक प्रकार की क्या है? पंछी है, और वो जो है अपना जो घोंसला बनाती है वो कहाँ बनाती है? कैक्टस ट्री पे। कैक्टस का जो प्लांट होता है ना वहाँ पे अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। इसके बाद वारली क्या है? एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, राइट। वारली जो है एक इस प्रकार का ड्राइंग होता है जैसे कि मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ का फेमस है? कहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है? महाराष्ट्र का है, ओके। गुजरात में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बट ये महाराष्ट्र का ही है,
ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो फिश टैंक होता है, तो फिश टैंक में जो पंप होता है ना, एयर पंप इज़ केप्ट इन एक्वेरियम, देखा होगा। तो जो जो फिश टैंक होता है तो उसमें एयर पंप क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो मछलियों को क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये जो एयर पंप होता है ना, वो मछलियों को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, कौन सा ट्री है जिसमें स्ट्रॉ लगाकर पानी पी सकते हैं? तो ओक ट्री, ठीक है, क्योंकि ओक ट्री जो होता है उसमें, उस ओक ट्री जो होता है वो अपने तने में पानी रखता है। चलिए फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा सॉरी, ये सारा जो है ये ऑफलाइन के पेपर्स के क्वेश्चन थे जो बहुत रिपीट होते थे बट अब नहीं होंगे, ठीक है। अब हम आ चुके हैं प्लांट्स विथ हंट, प्लांट्स विच हंट, ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हंट करता है, कत्ल करता है। किसका कत्ल करता है ये प्लांट? तो ठीक है, जिसे हम पीचर प्लांट भी कहते हैं एंड नेफेंथिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार का प्लांट है जो कि क्या करता है, फ्रॉक्स को खा लेगा, छोटे मोटे इंसेक्ट्स को खा लेगा, और जो चूहे चूहियाँ होती है उसको भी ये खा लेता है। इस प्लांट को हम पीचर प्लांट या फिर नेफेंथिस प्लांट कहते हैं, ओके। और ये जो प्लांट है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया में पीचर प्लांट कहाँ पाया जाता है? तो इंडिया में ये पीचर प्लांट पाया जाता है मेघालय में, ओके। इसके बाद इसका जो शेप होता है ना, एक माउथ की तरह होता है, ठीक है। ऐसा कुछ मैं आपको बता के दिखा रही हूँ, ऐसा होता है इसका शेप। और ये ऊपर वाला जो होता है माउथ होता है, और ये जो होता है ना लीफ का बना होता है, मतलब ये लीफ होता है जब भी, और उसमें इतनी खुशबू होती है, इतनी खुशबू होती है ना कि जितने भी छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं ना, वो स्मेल के माध्यम से ही इसके पास आएंगे, इधर बैठेंगे। जैसे बैठेगा ना वैसे ही अपना मुंह खोल के उस मक्खी को अंदर ले लेता है, ठीक है। तो ये जो है इस पीचर प्लांट की खासियत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वेलक्रू के बारे में। जो वेलक्रू जो है उसका फाउंडर कौन है? तो जॉर्ज मैस्ट्रल, ठीक है। वेलक्रू जो है, जो हम चप्पल यूज़ करते हैं जिसमें दोनों तरफ से चिपकने वाला होता है, तो इसका जो फाउंडर कौन है? जॉर्ज मैस्ट्रल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, ये बात कब की है? 1948 की, मतलब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके एक साल बाद की यह बात है। 1948 में क्या हुआ था, जो जॉर्ज मैस्ट्रल है ना, वो अपने डॉग के साथ बाहर घूमने गए थे, वॉकिंग के लिए, कुत्ते को घुमाने लेके गए थे, ठीक है। तो जब वो घर पे आए तो उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते के बॉडी पे बहुत सारे एक सीड चिपका हुआ है, एक बीज चिपका हुआ है, और उस बीज के अंदर क्या है, हुक है, जिसके वजह से उसके बालों में सब जगह वो बीज चिपक गया है। तो फिर उसके वजह से वो उसको अच्छे से माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको अच्छे से देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उनको समझ में आता है कि ये जो बीज है उसमें बहुत सारे हुक लगे हुए हैं, और ये हुक जो है कहीं पे भी चिपक जाता है। तो उसके वेलक्रू से ही फिर उनको आइडिया आता है क्यों ना इस चीज़ को हम लोग चिपकाने में इस्तेमाल किया जाए। तो फिर उन्होंने क्लोथ्स में, शूज़ में, बेल्ट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया वेलक्रू के बारे में बात। अब हम करते हैं बछेंद्री पाल की बात। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बछेंद्री पाल के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में ये टॉपिक भी आता है कि बछेंद्री पाल के बारे में कौन सा कथन गलत है, बछेंद्री पाल के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो जो बछेंद्री पाल है ना, वो इंडिया की फर्स्ट महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और पूरे विश्व की बात करें तो ये विश्व की 5वीं महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ओके। वर्ल्ड की कितने नंबर पे थी? 5 नंबर पे, और इंडिया की 1st नंबर पे, ठीक है। ये कहाँ की थी बछेंद्री पाल? बछेंद्री पाल जो थी वो उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले की थी, ठीक है, गढ़वाल ज़िले की थी, और इनका जो गांव का नाम था वो था नाकुरी विलेज, ओके। जैसे जैसे जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, उत्तरकाशी में उन्होंने एडमिशन लिया, ठीक है। तो उनको पहले से ही चढ़ाई वढ़ाई करने में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया, और उनके जो गाइड थे उनका नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है।
ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे उनके गाइड थे, उनको गाइड करते थे। 1984 में क्या हुआ था, 1984 में बछेंद्री जो पाल है उनका नाम सिलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो वो चढ़ाई करने के लिए गई थी, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने चढ़ी थी वो माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया था, 43 मिनट्स, ओके। 43 मिनट्स मतलब आधा घंटा से भी ज़्यादा, 43 मिनट्स उन्होंने अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। और वहाँ पे मतलब जो माउंट एवरेस्ट की जो पीक है ना वो इतनी नुकीली है, मीन्स वहाँ पे ज़्यादा स्पेस ही नहीं है, सिर्फ 2 लोग ही खड़े हो सकते हैं। तो वो और उनकी एक फ्रेंड थी, वो वहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ पे उन्होंने 43 मिनट्स स्पेंड किया, ओके। और फिर हमें कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचाए, उन्होंने हमारे इंडिया का झंडा गाड़ा, और उसके बाद वो लोग नीचे आए। तो जब भी हमें ऊंचाई का चढ़ाई करना पड़ता है तो हमारे पास विटामिन की मेडिसिन होनी चाहिए, आयरन की मेडिसिन होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना हमारे बॉडी को वार्म करती है, ठीक है। ठंडे मौसम में क्या करेगी, ठंडे मौसम में गर्मी प्रदान करती है, ओके। और आपका जो बैक होता है ना, बैक शुड भी स्ट्रेट होना चाहिए। जब चढ़ाई करते हो तो आपका जो पीठ होता है वो एकदम सीधा होना चाहिए, ओके। और 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका बैक रहेगा एकदम सीधा, और ये आपके पैर रहेंगे, इस प्रकार से आपको चढ़ना होता है। तो आई होप आपको बछेंद्री पाल के बारे में भी समझ में आ गया होगा। उसको एक बार अच्छे से आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, ओके। और वैसे भी आपने सब कुछ लर्न किया ही होगा। अब ये जो है टाइम है वो रिवीजन का टाइम है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लद्दाख के बारे में। अगर आपका रिवीजन हो रहा है, आप सही सही उत्तर दे पा रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, और वीडियो को लाइक कमेंट भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में से भी हमेशा एक जो क्वेश्चन है वो आता ही है कि लद्दाख को क्या कहा जाता है। तो लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। लद्दाख जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है और बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखा बहुत ही है। तो सूखा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, ठीक है। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जिसके वजह से वहाँ का जो मिट्टी है वो पूरी सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है, ठीक है। अब बारिश ही नहीं होगी तो प्लांट्स ट्रीज़ भी नहीं होंगे ना, तो लद्दाख में कोई प्लांट्स एंड ट्रीज़ भी नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पे स्नो कैप माउंटेन एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो माउंटेन है ना वो भी पूरा स्नो से ढका हुआ है, इतना ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड है, ओके। इसके बाद लद्दाख के जो लोग हैं ना वो जूले जूले बोलते हैं, और जूले जूले का मेन मतलब होता है वेलकम, ओके। और लद्दाख की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है भोती लैंग्वेज, और भोती लैंग्वेज तिब्बत में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लद्दाख के जस्ट बाजू में तिब्बत है, और तिब्बत के जो लोग हैं वो भी सेम लैंग्वेज भोती लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग। जो लद्दाख के लोग हैं ना उनका जो घर होता है वो 2 फ्लोर का होता है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ओके। और जो घर बना रहेगा ना वो पूरा मिट्टी का बना रहता है, पूरा मिट्टी से उसका लिपाई करते हैं, ठीक है। मिट्टी स्टोन से बने हुए होते हैं, मतलब पत्थरों के बने हुए होते हैं, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, वो मिट्टी से उसका लिपाई करते हैं, ठीक है। पत्थर से पहले घर बनाएंगे, इसके बाद मिट्टी से पूरा इसका क्या करेंगे, लिपाई करेंगे। जो हम पुट्टी लगाते हैं ना तो वो लोग मिट्टी का पुट्टी लगाते हैं, ओके। इसके बाद जो उनका रूफ़ होता है, वुडन स्टेप्स आर यूज टू रीच द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में पहुंचने के लिए वो वुडन मतलब लकड़ी का सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है। लकड़ी का सीढ़ी के हेल्प से वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते हैं। एंड जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ एनिमल्स रखते हैं, और कोई भी स्टोर करने वाली जो चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है तो वहाँ वो भी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, एंड यह एक प्रकार का स्टोर रूम होता है उनका, ठीक है। इसके बाद 2 कोल्ड पीपल ऑल्सो मूव डाउन स्ट्रेट। अब ये लोग हमेशा कहाँ रहते हैं, ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं हमेशा, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहने के लिए आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ही रहेंगे, और क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे क्या है ना, कोई विंडो भी नहीं है तो किसी प्रकार का हवा भी नहीं आएगा वहाँ पे, ओके। तो उस टाइम पे क्या होता है, जानवर
उनके एनिमल्स और ये लोग सब लोग साथ में ही रहते हैं। थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग। उनके जो रूफ्स बने होते हैं ना वो भी ट्री के ट्रंक से बने होते हैं, ठीक है। थिक वॉल्स एंड वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट्स द पीपल ऑफ लद्दाख फ्रॉम कोल्ड। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंडी होती है ना, तो वहाँ की जो थिक वॉल्स, जो जो दिन की दीवारें हैं, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, क्योंकि पत्थर से पहले तो उसको बनाया है, फिर मिट्टी का कोटिंग किया है, मिट्टी से लिपाई की है, इसकी वजह उनका लकड़ी का जो फ्लोर है ऊपर वाला, ठीक है, तो इसके बाद वो भी गर्मी प्रदान करता है। इसके बाद वुडन सीलिंग है, जो उनका सीलिंग है ऊपर का जो रूफ़ होता है ना वो भी कैसा है, पूरा लकड़ी का ही है, क्योंकि लकड़ी जो होती है ना वो गर्म होती है, तो ठंडी के मौसम में गर्माहट प्रदान करती है। तो इस प्रकार से वो लोग अपना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने घर को बनाते हैं, ठीक है। जो उनके रोड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रॉकी माउंटेन्स, मतलब पथरीले होते हैं, पथरीले उनके रोड्स होते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं ना वो लाल मिर्ची, ऑरेंज, पम्पकिन, ठीक है, ऑरेंज कलर की वो होता है ना कद्दू, वो, इसके बाद गोल्डन येलो कॉर्न्स, तो इसके बाद गोल्ड कलर का जो कॉर्न्स होता है, जो मक्का वगैरह होता है, वो लोग क्या करते हैं समर सीज़न में उसको सुखाते हैं, और इसके बाद ठंडी के सीज़न में क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ठंडी के सीज़न में इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि वो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, और ना ही कोई सब्ज़ी मिलती है उसके दौरान, कोई भी ठेला लेके नहीं बैठा रहता है, तो उनको अपनी सब्जियों का बंदोबस्त गर्मी के मौसम में ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं वो लोग सुखा लेते हैं, जितने भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स उसको सुखा लेंगे और स्टोर कर लेंगे विंटर के लिए। जब सब्जी वगैरह नहीं मिलेगा तो फिर उसका ही इस्तेमाल वो लोग करते हैं, ओके। ये वाला क्वेश्चन भी 50 बार आया है कि किस प्रकार से हम लोग फूड आइटम को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क है ना, उसको अगर आपको 3-4 दिन चलाना है, 2-3 दिन चलाना है, तो अगर आप उसको बार बार बॉईल करेंगे ना तो ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो इस प्रकार से मिल्क का जो लाइफ शेल्फ होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ओके। इसके बाद जो पके हुए राइस होते हैं, पक गए हैं राइस, जो हम राइस खाते हैं तो मतलब राइस हमारे बच गए, तो उसको अभी हम कैसे स्टोर करें कि वो ख़राब ना हो और नेक्स्ट डे भी हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। तो जो राइस है उसे एक कटोरी में रख लो, और कटोरी के नीचे एक कटोरा में भरा पानी रखो, और फिर वो कटोरा भरा राइस जो है उसके अंदर रख दो, ठीक है। मतलब अगर ठंडा रहेगा क्लाइमेट तो चावल जो है नहीं ख़राब होगा, अगर क्लाइमेट ठंडा नहीं है तो ख़राब हो जाता है, ओके। तो इस प्रकार से चावल को बचाया जा सकता है। इसके बाद जो हरी हरी धनिया पत्तियाँ होती हैं उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, अगर हम उसे गीले कपड़े में रैप करके रखेंगे ना, गीले कपड़े में रैप करके कपड़ा एकदम गीला कर दिया, फिर उसी में फ़ोल्ड करके धनिया को रख दिया, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, काफ़ी दिनों तक धनिया पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ऑनियन, गार्लिक, इसको हम लोग ओपन प्लेस पे रखेंगे, खुला खुला प्लेस पे रखेंगे, तो ये सब भी कभी ख़राब नहीं होंगे, मतलब काफ़ी दिनों तक चलेंगे ये लोग, ठीक है। ख़राब तो होंगे ही बट ये काफ़ी दिनों तक चलेंगे अगर उसे हम खुले प्लेस पे रखेंगे तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वंडरिंग सीड्स। जो सीड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं कि उसमें भी टाइनी हुक्स होते हैं, ओके। जो किसी प्रकार का जो सीड्स होता है ना वो कभी ना कभी उसमें भी क्या होते हैं, कोई ना कोई हुक होते हैं, वो हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं या बाल में चिपक जाते हैं या बॉडी में चिपक जाते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जैसे कि सोयाबीन है, तो सोयाबीन की जो फली होती है पकने के बाद ये पूरा फट जाती है, ओके। तो फटने के वजह से एक बीज यहाँ गिरेगा, एक बीज यहाँ गिरेगा, एक बीज यहाँ गिरेगा, एक बीज यहाँ गिरेगा, तो सब जगह सोयाबीन का पौधा जो है निकल आता है। उसी प्रकार से यूरोप से हमारा क्या आया है, कैबेज एंड पी आया है। तो कैसे आएगा यूरोप से, चल चल के आएगा क्या, चल चल के नहीं आता है। जो पहले के लोग थे तो जो ट्रेडिंग करने के लिए हमारे इंडिया में आते थे, ओके, तो वो खाने के लिए अपने साथ में कैबेज वगैरह लेके आते थे। तो इस प्रकार से हमारे पास कैबेज का बीज भी आ गया, पी का बीज आ गया, ठीक है। साउथ अमेरिका के जो लोग हैं, तो साउथ अमेरिका से क्या क्या आया है, ग्रीन चिली आई है, टोमेटो, पोटैटो बाय ट्रेडर्स, ठीक है, जो हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए आते थे, तो उनके थ्रू ये सारी चीज़ें जो है आई है,
अफ्रीका से क्या आया, तो अफ्रीका से आया कॉफ़ी बीन्स, इसके बाद ग्रीन भिंडी, जो हम भिंडी खाते हैं, बहुत फेवरेट है मेरी तो भिंडी, तो जो भिंडी है वो आई है अफ्रीका से। तो इस प्रकार ये दोनों आपको याद करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये चांगथांग क्या है, तो जो चांगथांग है ना, एक लद्दाख में रहने वाले आदिवासी लोग हैं जिसे चांगथांग कहते हैं, मतलब एक प्रजाति के ये लोग हैं। ओके, और ये 5000 हाइट पे रहते हैं। ठीक है, 5000 हाइट पे, सोचो कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे ये लोग रहते हैं। ओके, और जो वहाँ का टेम्परेचर होता है -40 डिग्री होता है। सोच सकते हैं आप लोग, 0 डिग्री में तो बर्फ़ बन रहा है, ये तो पूरा -40 डिग्री है। ओके, तो -40 डिग्री इसका क्या होता है, उस एरिया का टेम्परेचर होता है। ओके, और पीपल जो उस चांगथांग के जो पीपल है उसको बोलते हैं चांगपा। ठीक है, चांगपा कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको चांगथांग बोलते हैं। 5000 हाइट पे ये लोग रहते हैं। ये लोग टेंट बना के रहते हैं, उनके टेंट को रॉबो कहा जाता है। और उनका इतना ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, तो उतने ऊंचाई पे अगर हम कोई रहेगा ना, तो हमें यहाँ पे ब्रीथ की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक, सर दर्द होगा, और हमें बहुत वीक महसूस होगा। ठीक है, जैसे कि लद्दाख वगैरह में कोई घूमने जाता है ना, तो वहाँ पे पहले 1-2 दिन रेस्ट करना पड़ता है। क्यों रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस क्लाइमेट के लिए रेडी हो जाए। जब आपका बॉडी उस क्लाइमेट के लिए रेडी हो जाता है, तब जाके वहाँ पे घूमने की परमिशन मिलती है। ओके, तो अगर डायरेक्टली चले जाओगे ना, तो फर्स्ट डे आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होगी, बहुत वीक फील होगा, और सर में दर्द भी होगा। चलिए, इसके बाद चांगपा जो है वो कहाँ रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं। उनके एक ग्रुप में 5000 लोग रहते हैं, और वो हमेशा अपने बकरियों के साथ में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। वो हमेशा 2.5 घंटे में अपना घर चेंज कर लेते हैं। कितने घंटे में, 2.5 घंटे में अपना घर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यही चांगथांग लोग जो है ना, वो पश्मीना शॉल बनाते हैं। पश्मीना शॉल तो नहीं बनाते, बट जो गोट रखते हैं ना, उसका पूरा बाल छीलते हैं, तो वो पश्मीना जो गोट है वो ये लोग ही रखते हैं, चांगपा लोग ही रखते हैं। चलिए, उसके बारे में, पश्मीना शॉल के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर जो पश्मीना शॉल है ना, 6 स्वेटर्स इक्वल्स टू 1 पश्मीना शॉल। आप 6 स्वेटर का इस्तेमाल करो। ओके, और उसके बजाय एक पश्मीना शॉल का इस्तेमाल करो, वो आपको सेम गर्मी प्रदान करेगी। पर एक बात ये भी है कि जो पश्मीना शॉल है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ओके, थोड़ा सा महंगा होता है। तो आप 6 स्वेटर्स, इतना ज़्यादा पतला होता है कि 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल होता है। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, हमारा एक बाल है ना, हमारा सर का एक बाल और 6 पार्ट ऑफ एयर, हमारे एक सर के बाल को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इतना पतला होता है ये पश्मीना वूल। ठीक है, जो पश्मीना का बाल जो होता है ना, उस भेड़ियों का बाल, तो वो कितना पतला होता है, हमारे एक बाल का हम कितना हिस्सा करेंगे, 6 हिस्सा करेंगे, तब जाके एक बाल का बराबर बनेगा। ठीक है, जो पश्मीना शॉल है उसे हाथ से बनाया जाता है। बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ओके, और वो भी सिंपल वाला बनाना है तो 250 घंटा लगता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें डिज़ाइन वगैरह करना है या कोई कलाकारी करनी है तो फिर 300 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, 2.5 घंटे में प्लेस चेंज कर लेते हैं। कौन 2.5 घंटे में प्लेस चेंज करता है, जो चांगपा वाली कम्युनिटी है ना, जो चांगपा वाली कम्युनिटी, वो लोग अपने 2.5 घंटे में ही घर चेंज कर लेते हैं। क्योंकि वो लोग किस में रहते हैं, टेंट में तो रहते हैं, तो टेंट चेंज करने में कौन सा बहुत दिक्कत आएगा, राइट। तो फिर आज यहाँ बनाए तो 2.5 घंटे के बाद ये लोग यहाँ बनाते हैं, फिर 2.5 घंटे के बाद इधर बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है चांगपा लैंग्वेज जो है ना, चांगथांग मीन्स, चांगपा लैंग्वेज में चांगथांग का मतलब होता है कि ऐसे लोग, प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लीव, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ओके, जिसे क्या कहा जाता है, चांगपा। जैसे कि लद्दाख को तो आप जानते ही हैं, ऑलरेडी इतना ठंडा वो एरिया है, उसमें भी वो लोग 5000 मीटर ऊंचाई पे रहते हैं। ओके, तो यहाँ का जो एरिया होता है, क्लाइमेट होता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है।
तो वो लोग क्या करते हैं, एक प्रकार की भेड़ भी पालते हैं। तो उस भेड़ से उन लोगों को दूध, दही, पनीर मिल जाता है और फिर इसके बाद उसके बालों से वो क्या करते हैं, बालों को छीलकर पश्मीना शॉल भी बनाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूरा टॉपिक मेरा यहाँ से वहाँ हो गया, कहाँ, प्लांट्स वाला हो गया था हमारा। ओके, बच्छेंद्री पाल भी हो गया, वंडरिंग सीड्स भी हो गया, पश्मीना शॉल भी हो गया। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे स्टमक के टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो स्टमक का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। स्टमक का जो टेम्परेचर होता है ना, हमारे पेट का जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, और एसिडिक हमारे बॉडी में जो पेट है हमारा, उसमें क्या पाया जाता है, एसिडिक जूस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिडिक जूस, जो हमारे खाने को पचाता है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप बिना बॉईल किए हुए दूध पियोगे तो कितना घंटा लगेगा। ओके, कितना लगेगा, 2 घंटा 15। इसके बाद अगर आप पका कर पियोगे तो कितना घंटा लगेगा। इन द स्टमक, स्टमक में कितना और स्टमक के बाहर कितना घंटा लगेगा। ठीक है, बॉइल्ड मिल्क अगर आप पीते हो तो स्टमक के अंदर वो 2 घंटे में पक जाएगा। बट आपका जो एसिडिक अम्ल है जो आपके पेट में पाया जाता है, उसको निकाल के अगर हम बाहर ग्लास में रख देंगे तो उस ग्लास में अगर हम खाना डालेंगे तो उसको 4 घंटा 25 मिनट लगेगा। अगर पूरा पका हुआ अंडा है, बॉइल्ड एग है, वो पेट के अंदर उसको 3.5 घंटा लगेगा और ग्लास के अंदर उसे 8 घंटा लगेगा पचने में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तो अब नहीं आते हैं। ठीक है, अब सिर्फ 2-3 टॉपिक ही बचे हैं, फिर वो होने के बाद जो है ख़त्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो थोड़ा सा सब्र ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हाँ थोड़ा वीडियो बड़ा हो चुका है तो आप लोग को भी बोर लगने लगा होगा कि बहुत बड़ा है। बट एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाउस ऑफ श्रीनगर, जो श्रीनगर के घर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो श्रीनगर के जो घर होते हैं ना, वो हाउस बोट, मतलब कि वो लोग नदी के ऊपर ही घर बनाते हैं, जिसे हाउस बोट कहा जाता है। और 80 फीट लॉन्ग एंड 8 to 9 फीट वाइड होती है। ठीक है, उस हाउस बोट को क्या कहा जाता है, डोंगा। ठीक है, उस हाउस बोट को क्या कहा जाता है, डोंगा कहा जाता है। ओके, डोंगा कहा जाता है। और वो कौन से रिवर में पाया जाता है डोंगा, तो डोंगा जो है वो डल लेक में और झेलम रिवर में वो हाउस बोट पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाउस बोट को डोंगा कहा जाता है। और कौन से रिवर पे पाए जाएंगे, झेलम रिवर पे एंड डल लेक पे। ओके, उसके अंदर जो डोंगा है ना, उसके अंदर बहुत सारे हाउसेस होते हैं और बहुत सारे रूम्स भी होते हैं। सेपरेट रूम सबको मिल सकता है। और उसका जो डेकोरेशन होता है वो भी बहुत अच्छे से किया होता है। इसमें नाग गुम्फन की जो डिज़ाइन है, जिसमें नाग जैसा कुछ ऐसा डिज़ाइन इस्तेमाल किया जाता है। तो नाग गुम्फन की जो डिज़ाइन है ना, उसके डिज़ाइन से उसको बनाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। ठीक है, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, ये टॉपिक तो है, अब आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको छोड़ देते हैं। चलो, हुज फॉरेस्ट, किसका जंगल है, किसका जंगल है भाई, तो जो लोग सदियों से रह रहे हैं उसी का जंगल है। तो ये जो स्टोरी है ना, जंगल के आदिवासियों के बारे में है, जो कि झारखंड के आदिवासी थे। ठीक है, तो जो कुडुख है ना, एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी किसकी है, आदिवासी लोगों की एक कम्युनिटी है जो कि झारखंड में रहती है, झारखंड में। और उनकी लैंग्वेज भी कौन सी होती है, कुडुखी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो सरकार थी उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट को काटने का डिसीजन ले लिया था कि जंगलों को अब काटा जाएगा। पर उन आदिवासियों को क्या टेंशन हो गया था कि अगर जंगलों को काट दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और जो गवर्नमेंट थी वो क्या सोच रही थी कि हम उसके ऊपर डैम बनाएंगे और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाएंगे और माइंस वगैरह डग करेंगे। ठीक है, खोद के जो भी मिनरल्स है वो निकालेंगे। तो तोरंग मीन्स क्या होता है, जंगल होता है इन कुडुक लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, कुडुक लैंग्वेज में जंगल का मतलब क्या होता है, तोरंग। ओके,
तो इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया, तो वहाँ के एक बच्ची ने इनिशिएटिव लिया, उसने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद उसने केस लड़ना स्टार्ट किया। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट बना 2007 में, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, कि अगर 25 साल से लोग जंगल में रह रहे हैं तो वो जंगल में उनका पूरा अधिकार उन लोगों का ही रहेगा। जंगल के अंदर जितने भी क्रॉप्स ग्रो करना है वो लोग कर सकते हैं, और जो भी वहाँ पे पाए जाते हैं वो सारा उनका ही अधिकार रहेगा, और जंगल को नहीं हटाया जा सकता है। ओके, तो ये गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया था कि जंगल को नहीं हटाया जाएगा। अगर जंगल में जो लोग रहते हैं तो उनकी ही जिम्मेदारी है जंगल की रक्षा करना, जंगलों के सामान का इस्तेमाल करना भी उनका ही अधिकार है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वनगाम के बारे में। तो वनगाम क्या है? वनगाम इज़ इन गुजरात, एक सिटी है जो कि गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, देखो लौकी की जो बीज होते हैं ना, उसको हम किस प्रकार से स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो लौकी के बीज है उसको ना हम लोग मिट्टी में डाल के रखेंगे ना, मिट्टी में कोट करके रख देंगे उसको मस्त, उसके बाद सुखा देने का। ओके, और रखने का तो 1 साल तक लौकी के जो बीज है उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। ओके, इसके बाद कोई बीज है जिसको आपको 1 साल तक प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे कि गेहूँ चावल भी हम लोग घर में रखते हैं। ठीक है, ताकि साल भर बार बार खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें कीड़े ना लगे तो उसमें अगर आप नीम के पत्ते डाल के रखेंगे ना तो भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है ख़त्म हो गया है ये। अब हम पढ़ेंगे जूम फार्मिंग के बारे में। जूम फार्मिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आता है कि जूम फार्मिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है, जूम फार्मिंग के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जूम फार्मिंग में क्या होता है कि वो लोग पहले जो फसल ग्रो करते हैं ना, समझ लो ये फसल ग्रो हो गया तो फसल को क्या करेंगे, पहले काट देंगे। ठीक है, तो गायब हो गया। अब काटने के बाद ये जो खेत है उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहने देंगे, और जब ऐसे ही रहेगा तो इसमें छोटे मोटे घास तो आ ही जाएंगे, राइट। छोटे मोटे घास आ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उस घास को जड़ से नहीं काटेंगे, सिर्फ आधा आधा काटेंगे। ठीक है, आधा आधा काटेंगे, मतलब नीचे का हिस्सा जो है ये रह जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे, नीचे का हिस्सा रहने के बाद उसमें क्या करते हैं लोग, आग लगा देते हैं। ठीक है, आग लगाने के बाद जो छोटा मोटा जो रहता है घास फूस वो सारा राख में बदल जाता है, और वो राख जो है खेती को कैसे बनाती है, उपजाऊ बनाती है। तो इस प्रकार की जो खेती है वो कहाँ होती है, मिज़ोरम में होती है। कहाँ पे होती है, मिज़ोरम में होती है। और जब भी खेतों में क्रूटॉन नाम्स का एक प्लांट ग्रो हो जाता है, क्रूटॉन नाम्स का एक प्लांट ग्रो हो जाता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो खेती है वो, जो खेत है वो बंजर होने वाला है, जल्दी से उसको ठीक करने की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, वरना खेत जो है वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। ओके, अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म का मतलब होता है केचुआ। केचुआ जो है वो ज़मीन को कैसा बनाता है, केचुआ जो है ज़मीन को सॉफ्ट बनाता है। कैसा बनाता है, केचुआ सॉफ्ट बनाता है ज़मीन को, जो खेत होता है उसको साफ बनाता है। ठीक है, इसके बाद केचुआ जो होता है वो फार्मर का क्या होता है, फ्रेंड्स होता है। सॉरी एवरीवन। People celebrated when the crop is ripen and do चेरो डांस। तो जब मिज़ोरम के लोग हैं ना, जब उनकी फसल पक जाती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, चेरो नाम का एक डांस होता है, वही करके अपने खुशी को व्यक्त करते हैं। ओके, तो चेरो डांस कहाँ किया जाता है, मिज़ोरम में किया जाता है। ये एक बाम्बू के रिगार्डिंग डांस होता है और इसमें कूद कूद के डांस जो है करना होता है। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, फादर ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के फादर कौन है, तो फादर ऑफ जो हेरिडिटी है वो है ग्रिगोर मंडल। कौन है, ग्रिगोर मंडल। ओके, और वो बहुत पुअर फैमिली से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे। ओके, कब बॉर्न हुए थे, 1822 में बॉर्न हुए थे। ओके, उन्हें ना एग्ज़ाम देने में बहुत तकलीफ़ होती थी, मतलब वो एग्ज़ाम देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनको एग्ज़ाम से बहुत डर लगता था। ओके, इन्होंने 7 ईयर्स ही डिड एक्सपेरिमेंट, 7 साल उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट किया 28,000 प्लांट्स में।
ठीक है। 7 साल सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट ही करते रहे और 7 साल में 28,000 प्लांट्स पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ओके, गार्डन के 28,000 प्लांट्स पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें ये पता चला कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी भी क्या होती है, खुद की एक हेरिडिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, हेरिडिटी। जैसे कि पी है, मटर का जो बीज है ना, तो मटर का जो बीज है, अगर देखो आपने देखा होगा मटर के बीज जो होते हैं 2-2 ग्रुप में होते हैं। ठीक है, 2-2 ग्रुप में होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ये वाला येलो है तो ये वाला भी येलो ही होगा, ये वाला ग्रीन है तो ये वाला भी ग्रीन ही होगा, ये वाला अगर थोड़ा सा उसमें थोड़े से बाल उगे हुए हैं तो ये वाला भी थोड़ा सा स्मूथ ही होगा या फिर रफ़ ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने जो मटर है उसके बारे में बताया कि जो मटर के बीज होते हैं उसमें भी हेरिडिटी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप ग्रीन कलर के डालोगे बीज तो ग्रीन कलर के ही लीफ जो है, जो मटर है वो उगेंगी। अगर आप ऑरेंज येलो कलर के डालते हो बीज तो येलो कलर का ही उगेगा। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चीज़ पिता में कॉमन होती है, माता में कॉमन होती है, वही चीज़ उनके बच्चों में भी कॉमन आई जाती है, राइट। तो उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। चलिए अब पढ़ते हैं लुईस ब्रेल के बारे में। लुईस ब्रेल जो हैं वो ब्रेल लिपि के क्या हैं, फाउंडर है। तो ये जो है कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ओके, और उन्होंने ही क्या की है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है। तो जो ब्रेल लिपि होती है ना वो एक मोटे से पेपर पे बनाई जाती है और उसमें ना ऐसा पॉइंट दे के उसे बनाया जाता है ताकि जो है जो जिसे प्रॉब्लम है, जिसे आँखों से देखने में प्रॉब्लम है, वो क्या करे, टच करके उसे पता चल जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं और उसे रनिंग फिंगर से पढ़ा जाता है। ओके, रनिंग फिंगर से इसे पढ़ा जाता है। ओके, और जो उनकी आँखें थी ना वो 3 साल की उम्र में ही ख़राब हो गई थी क्योंकि उनके जो पिता हैं वो कुछ काम कर रहे थे तो नुकीली चीज़ जो है वो लुईस ब्रेल के आँख में जाके लग गई थी, इसकी वजह से वो अंधे हो गए थे। और फिर उन्होंने ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया था कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये भी एक मैचिंग है जो कि लाखों बार एग्ज़ाम में आ चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मैचिंग क्योंकि हमेशा आता ही है। ठीक है, तो हांगकांग के जो बच्चे हैं वो क्या खाएंगे, तो हांगकांग के जो लोग होते हैं वो लिंग हू फेन खाते हैं। लिंग हू फेन का मतलब होता है सांप खाते हैं हांगकांग के लोग। ठीक है, कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, कश्मीर के जो लोग हैं वो पके हुए फ़िश खाते हैं, पर फ़िश को कौन से ऑयल में पकाते हैं, सरसों के ऑयल में पकाते हैं, ये याद रखिएगा। गोवा के जो लोग हैं वो भी पके हुए फ़िश खाते हैं, बट गोवा में कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो कोकोनट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उसकी भी फ़िश किस में बनाई जाती है, कोकोनट ऑयल में ही बनाई जाती है। ओके, इसके बाद जो केरला के लोग हैं वो क्या खाते हैं, टैपियोका खाते हैं। बॉइल्ड टैपियोका मतलब कि साबूदाना। तो ये बहुत बार मैचिंग जो है आया है एग्ज़ाम में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपका रिवीजन वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये आपका महा मैराथन सेशन था पार्ट 2। ओके, जो कि यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 में देख लीजिएगा। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 आपको सीटेट के एग्ज़ाम में दिलाएगा 30 में से 30 मार्क्स ईवीएस में, क्योंकि इसमें से ही आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाता। ईवीएस का पेपर सबसे ईजी होता है, उसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर करके अच्छा एक परसेंटेज बना सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो मैराथन सेशन मिले वो मिले एसएसटी का। एसएसटी का मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है डाले हैं टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके, तो टॉपिक के रिगार्डिंग में 5-6 वीडियोज़ का एक मैराथन सेशन लेके आऊँगी ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। एटलीस्ट जो चीज़ें PYQ में बार बार टॉपिक रिपीट हो रहा है, आपके पास वो नॉलेज तो होना ही चाहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।